हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री साल भविष्य। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समय से बीच में हमारी क्लास से नहीं आ पाई क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था। तो आज हम आपकी क्लास लेकर आए हैं मैथ्स कल्टिवेशन, जो कि पार्ट फर्स्ट मैंने पहले कंप्लीट कर दिया था। आज पार्ट सेकेंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो भी चीज़ें हमारी रह गई थी उनके बारे में बहुत ही अच्छे से बात करने वाले हैं। तो जो हमारा लेक्चर होगा आज का, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सोइंग के बारे में। तो मक्के की सोइंग कब की जाती है? तो मक्के की खरीफ, रबी और समर तीनों सीजन में सोइंग की जाती है। मक्का एक ऐसी फसल है जो तीनों सीजन में ग्रो की जाती है। तो ये आप अच्छे से याद रखना। यहीं पर अगर हम बात करें खरीफ सीजन की, खरीफ सीजन में अगर इरिगेटेड कंडीशन है, यानी जहाँ पर हम रेनफॉल अपने हाथों चलती मिल से दे रहे हैं, तो वहां पर हम करते हैं इसकी मई जून में। मई जून में सोइंग करते हैं। वहीं पर अगर रेनफेड की बात की जाए, जहाँ पर वर्षा आधारित खेती होती है, तो उस कंडीशन में हम जून टू जुलाई में इसकी सोइंग करते हैं। अगर हम बात करें रबी सीजन में, तो रबी मक्का ज्यादातर बिहार में उगाई जाती है, आपको पता होगा। तो इसकी हम करते हैं नवंबर में सोइंग कर दी जाती है। यहीं पर बात करें अगर समर की, तो समर में जो होती है मार्च अप्रैल में इसकी सोइंग की जाती है। मार्च अप्रैल। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करें आपका, ये सोइंग टाइम हमारा रह गया था, तो ये पहले ही नोट कर लेना। इसके बाद हम वेराइटी के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो जो फर्स्ट हाइब्रिड थी हमारी मक्के की, वो 1961 में रिलीज की गई थी, जिसका नाम था गंगा वन। तो हम अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट हाइब्रिड गंगा वन थी हमारी, और डबल क्रॉस मेथड से रिलीज की गई थी। और रिलीज की गई थी यह 1961 में। ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करें क्रॉस क्रॉस वैरायटी, उसमें आपका आता है गंगा टू एंड हाई स्टार्स। यहीं पर अगर हम बात करें कंपोजिट वैरायटी के बारे में, तो कंपोजिट वैरायटी में आपका आ जाएगा विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर। ये मक्के की कंपोजिट वैरायटी होती है। और क्यूबियम अगर हम बात करें क्वालिटी प्रोटीन मैच, तो क्यूबियम मैच जो थी वो लाइसिन रिच थी। उसमें लाइसिन कंटेंट होता है जो 4.2% तक होता है। और क्यूबियम मैच के लिए जो जीन हमारा रिस्पॉन्सिबल था, वो ओपेक टू जीन रिस्पॉन्सिबल था। क्वालिटी प्रोटीन मैच जो बनाई गई वह ओपेक टू जीन के माध्यम से बनाई गई। यहीं पर अगर हम बात करें, तो जो हमारी मैच होती है, तो मैच मेनली आपकी डिफिशियंसी होती है इसमें लाइसिन की और मिथियोनिन की। तो इसीलिए क्वालिटी प्रोटीन मैच बनाई गई, इसमें हमारे लाइसिन कंटेंट ज्यादा था। तो ये वैरायटी हो गई, आप अच्छे से इनको नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट की। तो वाटर मैनेजमेंट मक्के में जब भी, देखिए मक्का एक ऐसी क्रॉप है जो वाटर के लिए, अगर ज्यादा वाटर होगा तब भी उसके लिए हानिकारक होता है, अगर वाटर उसको नहीं मिलेगा तब भी उसके लिए हानिकारक होता है। फिर भी मक्के के लिए अगर हम बात करें क्रिटिकल स्टेज के बारे में, इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेज, तो मक्के में क्रिटिकल स्टेज जो होती है वो होती है आपकी नी स्टेज। नी स्टेज, इसके साथ में टेस्टिंग और प्लस सिल्किंग। सिल्किंग में भी लिख लीजिए 50% सिल्किंग। मतलब जब मक्के में नी स्टेज आती है और टेस्टिंग स्टेज आती है और सिल्किंग स्टेज आती है, उस स्टेज पर मक्के में पानी देना बहुत ही जरूरी रहता है। नी स्टेज की बात करें तो नी माने होता है घुटना। तो जब भी मक्के का पौधा हमारे घुटने के बराबर आ जाता है, तब उसमें सिंचाई देना जरूरी रहता है। क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन की। टेस्टिंग की बात करें तो जो मेल फ्लावर निकलता है, तो मेल फ्लावर के निकलने के प्रोसेस को कहते हैं टेस्टिंग। तो उस स्टेज पर देना चाहिए। और 50% सिल्किंग, यानी सिल्किंग होता है कि इमरजेंस ऑफ फीमेल फ्लावर, तो फीमेल फ्लावर जब निकलता है तो उस स्टेज पर भी आपको इरिगेशन देना जरूरी रहता है। तो ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस हैं वाटर मैनेजमेंट की या वाटर देने की मक्के के अंदर। यहीं पर अगर हम बात करें बीड्स के बारे में, तो बहुत सारे बीड्स हमारे हैं जो कि ग्रो हो जाते हैं हमारी फील्ड में, जैसे साइप्रस स्पीसीज है और आपका साइनोडर्म वगैरह है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हर्बिसाइड्स के लिए यूज किए जाते हैं, एट्राजीन व सिमाजीन। तो एट्राजीन प्लस सिमाजीन, पहले तो हैंड बीडिंग करेंगे, इसके बाद में
जब कंट्रोल नहीं हो पाएगा तब हम लीड बेंच में एट्राजिन और सिमाजिन का उपयोग करेंगे, जो कि 1 से 1.5 kg AI पर हेक्टेयर की दर से दी जाती है। तो वीट मैनेजमेंट में एट्राजिन या सिमाजिन आपका हो गया, जिससे आप वीट अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ये आपकी प्री इमरजेंसी यूज होते हैं। प्री इमरजेंस प्री इमरजेंस का मतलब होता है बीड्स के उगने से पहले और क्रॉप को लगाने के बाद। तो ये प्री इमरजेंसी यूज होता है आपका। इसके बाद करेगा हम हार्वेस्टिंग की। तो 25 से 30% मॉइस्चर जब भी आपका रह जाए क्रॉप में तो आपको हार्वेस्ट कर लेनी चाहिए। डिजीज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज है डाउनी विल्ड्यू, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आपका होता है डाउनी विल्ड्यू। जो होता है इसका आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मेनली होता है पेरिनोस्क्लेरोस्पोरा। पेरिनोस्क्लेरोस्पोरा पेरिनोस्क्लेरोस्पोरा फिलिपिनेंसिस। पेरिनोस्क्लेरोस्पोरा फिलिपिनेंसिस कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है डाउनी विल्ड्यू का। इसी के साथ अगर हम बात करें सीजनिंग ब्लाइट की, तो सीजनिंग ब्लाइट जो होता है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है आपका पाइथियम अपिनिडर्मेटम। पाइथियम अपिनिडर्मेटम। तो ये आपका सीडलिंग ब्लाइट का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। अगर हम बात करें इसके कंट्रोल की, मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, और इसी की तरह हम सोइल को ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद हम मैकोजेब एट द रेट 2 to 2.5 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैकोजेब का स्प्रे हम कर सकते हैं, जिससे हमारी डिजीज कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें इंसेक्ट मैनेजमेंट की, तो इंसेक्ट मैनेजमेंट में आपका आता है मेल स्टेम बोरर, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है, जिसका आपका साइंटिफिक नेम होता है काइलोपार्डेलस। अगर हम बात करें मेल स्टेम बोरर की, तो ये आपका डेड हार्ट बनाता है, जो कि अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। और यहीं पे बात करेगा हम टर्माइट के बारे में, तो टर्माइट का आपका साइंटिफिक नेम होता है पोडेंटोडर्मिस ओबेसस। तो ये आपका हो गया टर्माइट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है। ये जो इंसेक्ट है बहुत ही क्रॉप को आपकी हानि पहुंचाते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फिप्रोनिल जो होता है आपका, फिप्रोनिल जी जी का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। तो इसकी जो 20 किलोग्राम मात्रा पर हेक्टेयर की दर से अप्लाई करेंगे अपने फील्ड में, तो इन सभी चीजों से छुटकारा हमें मिल सकता है। तो ये आपकी जो चीजें रह गई थी हो गई हैं। अब और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आपकी मक्के से संबंधित, उनके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को कॉल करके आप लोग अच्छे से ये नोट कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे मक्के से संबंधित कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में। जैसा पहला ये आपका आता है सिंगल क्रॉस टेक्निक। तो सिंगल क्रॉस टेक्निक जो आपकी थी तो मक्के में वो दी गई थी आपकी GH सम नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दी थी 1910 में। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन है आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर इस पर बात करें डबल क्रॉस मेथड, तो डबल क्रॉस टेक्निक जो दी गई थी वो दी गई थी आपकी डोनाल्ड एंड DF जोन्स नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1920 में दी गई थी डबल क्रॉस टेक्निक इन मैच। यही पर अगर बात करें टेसलिंग, तो पहली बात तो हम देखते हैं कि मैच में टेसल क्या होता है। तो टेसल होता है आपका मेल पार्ट। तो द इमरजेंस ऑफ मेल पार्ट
या द प्रोसेस ऑफ इमरजेंस ऑफ मेल पार्ट इज नोन एज फेसलिंग, यानी मक्के में नल जो पार्ट होता है उसका निकलना, इमरजेंस होना क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं फेसलिंग। तो इमरजेंस ऑफ मेल पार्ट। और यही पर अगर हम बात करें, एक टर्म होता है आपका डी जेसलिंग। तो डी जेसलिंग क्या होता है, द रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, मेल पार्ट को काटना या हटाना, उसको हम कहते हैं डी जेसलिंग। तो ये भी आप अच्छे से लिख लेना, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। तो मेल पार्ट को रिमूव करना क्या कहता है, डी जेसलिंग। यही बात अगर हम बात करें सिल्किंग, तो सिल्किंग सिल्क क्या होता है, फीमेल पार्ट को सिल्क कहते हैं। और द प्रोसेस ऑफ इमरजेंस ऑफ फीमेल पार्ट में इज नोन एज सिल्किंग। तो मक्के में फीमेल पार्ट का इमरजेंस होना, निकलना आपका सिल्किंग कहलाता है। तो यहाँ अच्छे से लिख लेना। अब हम बात करेंगे बेबी कॉर्न के बारे में। तो बेबी कॉर्न क्या होता है, बेबी कॉर्न की बहुत ही मार्केट में डिमांड रहती है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बेबी कॉर्न होता है अनफर्टिलाइज्ड फिंगर लाइक कॉर्न। तो जो अनफर्टिलाइज्ड फिंगर लाइक कॉर्न होता है हमारा, उसको हम कहते हैं बेबी कॉर्न, जिसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है आपका, हार्वेस्ट विदिन 2 to 3 days इमरजेंसी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सिल्क मतलब होता है फीमेल पार्ट। तो मक्के में फीमेल पार्ट के निकलने के 2 से 3 दिन के अंदर ही क्या कर लिया जाता है, बेबी कॉर्न को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, या अनफर्टिलाइज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी कॉर्न होता है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि सिल्क निकलने के 2 से 3 दिन बाद ही से हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अगर हम बात करें कि बेबी कॉर्न रिच सोर्स होता है किसका, तो बेबी कॉर्न में फास्फोरस या कंटेंट बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। तो बेबी कॉर्न का रिच सोर्स होता है फास्फोरस का। यही पर अगर हम बात करें कि इसकी सोइंग कब की जाती है, अगर हमें बेबी कॉर्न प्राप्त करना है, बेबी बैच लेना है, तो इसकी सोइंग कब की जाएगी, तो इसकी सोइंग की जाती है अप्रैल या अगस्त के समय बेबी कॉर्न की हम सोइंग करते हैं। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। यही पर अगर हम बात करें कि बेबी कॉर्न हमारे कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो लेस देन 60 डेज। 60 डेज में हमारी बेबी कॉर्न रेडी हो जाती है। तो ये भी आप चीजें अच्छे से याद कर लेना। और इसके पहले जो हमने पहला अपना लेक्चर कराया था, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें कराई थी, वहां पर एक चीज छूट गई थी हमारी, तो वो लिख लेना, बैकबोन ऑफ अमेरिका। मक्के को अमेरिका की रीढ़ की हड्डी या बैकबोन ऑफ अमेरिका तथा मिरेकल क्रॉप भी कहते हैं। मिरेकल क्रॉप यानी जादुई फसल मक्के को यह भी कहा जाता है। तो ये दोनों टर्म भी आप अच्छे से याद कर लेना। तो इसी के साथ हम अगर बात करें आपका स्वीट कॉर्न, तो स्वीट कॉर्न विटामिन ए और विटामिन सी में रिच होता है। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से याद कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।